हेलो एवरीवन। दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि मैं सारे सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब डिफ़िकल्ट और इजी टॉपिक आपको बताऊंगा। तो मैंने मैथ के और रीजनिंग के बताए हैं। अभी मैं लैंग्वेजेस के बताऊंगा आपको आज। देखो, दो लैंग्वेज कंपलसरी हमको टाइट में, एक इंग्लिश है और एक मराठी है। तो दोनों में एक ही पैटर्न है और जनरली कोई भी जो आईटी कंपनियां हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है ना, उनका कॉमन पैटर्न ही चलता है ज़्यादातर। वोकेबलरी पे ज़्यादा जोर देते हैं लोग। तो अगर हम देखिए आईबीपीएस देखिए और 2017 का क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर एनालिसिस करें ना, तो कुछ चीज़ें सामने आती क्लियर। मैं आपको एक एक बताता। मान लो अभी यहाँ से जो भी हालात है आपके, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए वो बताता हूँ मैं आपको। देखो, इंग्लिश के और मराठी ग्रामर के दो सेक्शन है। एक पहले ये जो दिख रहा है ना आपको, इसमें पूरा ग्रामर है यहाँ तक। आप बोलेंगे डिक्शनरी वर्ड मैंने यहाँ क्यों रखा, क्योंकि डिक्शनरी वर्ड ऐसा जो वोकेबलरी का पार्ट नहीं है, वो ग्रामर की तरह है। छोटा सा 10 मिनट का टॉपिक है, जब भी समझ में आता। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से कुछ ये पेज चेंज हो गया। तो ये जो है ना, तो आईबीपीएस का एक टेंडेंसी, जनरली आईबीपीएस इसमें सवाल पूछते रहता है हमेशा। सेंटेंस रिकंस्ट्रक्शन हो गया, क्लोज टेस्ट और फ्रेजेस सब्स्टिट्यूशन वगैरह। एक ये है जिसको वोकेबलरी कंसीडर करेंगे हम लोग, और नीचे ये वोकेबलरी है इतना। तो ये वोकेबलरी में ये पूछता है। तो दोस्तों, आप देखो यहाँ पर मैं आपको, ये मराठी में भी सेम यही चीज़ है, लैंग्वेज चेंज है और कुछ फ़र्क नहीं है। तो अगर आप इंग्लिश की स्टडी करेंगे अभी यहाँ से जो हालात है, मतलब हमारे पास कुल मिला के 10-12 दिन है। तो 10-12 दिन है, तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के, ये वाले इतने, तो ये आप 100% आपको मार्क्स मिलेगा इसमें। और एकदम कंफर्म इस पर आपको क्वेश्चन पूछेंगे इसमें। और बहुत इजी है, ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, जब भी समझ में आते। जैसे आपको टेंस कर लेना है इसमें, आपको टेंस कर लेना है, क्योंकि टेंस का एक डब्बा याद कर लेना आपने। डब्बा माने बॉक्स होता है। बॉक्स में कौन सा टेंस, 12 टाइप्स होते हैं उनके, उनमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। एक 10 मिनट की एक नज़र मारे उस पर तो छप जाता है दिमाग में, और बाद में फिर कोई भी टेंस पे से क्वेश्चन पूछने तो आ जाता है। एक एक दो दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करें ना, तो काफ़ी इनफ है। टेंस थोड़ा अच्छे से इसलिए समझ में आना, क्योंकि टेंस फंडामेंटल है, पूरे ग्रामर में बहुत फंडामेंटल है। नीचे जितने भी टॉपिक मैंने लिखे हैं ना, वो सारे टेंस पे बेस्ड होते हैं। आपको टेंस समझ में आता है ना, तो बाकी बहुत आसान होते हैं। तो टेंस को थोड़ा दिमाग में अच्छे से फिट करने का। उसको होता क्या, जनरली हम लोग 5वीं क्लास से, कुछ पहली क्लास से, बचपने से पढ़ते आ रहे हैं टेंस, पर हर बार भूल जाते हैं कौन सा टेंस कौन सा है, भूल जाते हैं। तो उसका एक देखने का तरीका है जो मैं क्लास में बताता हूँ। बच्चे जनरली भूलते नहीं है और हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल काम है एकदम बहुत। तो वो डब्बा मतलब बॉक्स, टेंस का बॉक्स प्रॉपर समझ लेना, और टेंस को थोड़ा अच्छे से समझ लेना। क्योंकि वॉइस और डायरेक्ट और डायरेक्टली डिपेंड है टेंस पर। अगर टेंस आपका एकदम अच्छा है, पानी के जैसा एकदम प्योर एकदम, तो वॉइस और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को ना समझने के लिए 10 मिनट चाहिए। सिर्फ 10 मिनट काफ़ी है। 10 मिनट वॉइस को और 10 मिनट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को। मतलब कुल मिला के तीनों चैप्टर अगर सही पढ़े तो 1 घंटे में क्लियर होते। कैसा भी सवाल पूछने तो आता उसमें। अक्सर मैं क्लास में यही सिखाता हूँ बच्चों को। तो आपको टेंस करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और वॉइस, ये टेंस पे बेस्ड होते हैं। और बहुत आसान टिक्स है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की और वॉइस को समझने की। बहुत आधे घंटे में एक एक टॉपिक बिल्कुल कवर हो जाता है। आधे घंटा बहुत है, 15-15 मिनट में एक एक टॉपिक कवर होता है, और फिर कभी भूल भी नहीं पाओगे आप। इस लिहाज का वो कवर होता। तो ये करना ही है आपको। उसके बाद में डिग्री पिछले 2017 में नहीं पूछा था उस पर सवाल, मैंने डाला है जानबूझ के, क्योंकि आईबीपीएस डिग्री के ऊपर फाइंड एरर में क्वेश्चन पूछते रहता है। तो वो लिहाज से हमको डिग्री करनी है, क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चन देखे उसमें वो पूछता है, फाइंड एरर के क्वेश्चंस में डाल देता है। ऐसा नहीं बोलेंगे आपको डिग्री पहचानी है, पर फाइंड एरर में बराबर एरर दिखेगा उसमें, क्योंकि डिग्री में बहुत छोटी छोटी चीज़ें रहती है तो वो देखनी होती है। और ऐसा डिग्री पढ़ने के लिए टोटल 15 मिनट चाहिए हमें। 6 सेंटेंसेस जिसको आते हैं, 6 सेंटेंस है, जिसको 6 सेंटेंस समझ में आ गए डिग्री पे, कभी उसको गलती नहीं होती वहाँ पे। तो आसान है, तो हो जाता। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, असल में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, ये पूरा ग्रामर हम पढ़ेंगे ना, पूरा ग्रामर का अमलगमेशन है। नहीं सॉरी, फाइंड एरर है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक है जो हम लोग जनरली टेंस में पढ़ लेते हैं इसको, किस सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब होना चाहिए। ये सिंगुलर रहा तो वो भी सिंगुलर रहेगा, और ये प्लूरल रहा तो वो भी प्लूरल रहेगा। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, असल में नाउन के साथ भी चलता। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस,
इनका पूरा मिक्सअप है। मतलब मैं कह सकते कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फाइंड एरर की तरह क्या है, पूरा अमलगमेशन है। आर्टिकल पे क्वेश्चन कंपलसरी है, 3 ही आर्टिकल है, अपन परेशान कर देते हैं। थोड़ा ध्यान देना पड़ता है आर्टिकल में 3। मुझे पर्सनली ग्रामर में कोई डिफ़िकल्ट लगता तो आर्टिकल लगते हैं, क्योंकि उसमें एक्सेप्शन इतने हैं। तो खैर इतने डिफ़िकल्ट पूछता नहीं हमको ये टेट वगैरह में, तो कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं है, पर थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अब डिफ़िकल्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कंपेरेटिवली डिफ़िकल्ट है, और एकदम ईजी है, पर आर्टिकल उतना ईजी नहीं है, पर ईजी है, मतलब मुश्किल नहीं है ना। उसके बाद में आता पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको सिर्फ अंडरलाइन वर्ड करता और पहचान नहीं बोलता आपको, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है तो पहचान ही है। तो ये पढ़ना ही पड़ेगा आपको। एक मार्क्स के लिए थोड़ा बड़ा टॉपिक है, कॉस्ट और बेनिफिट्स को उतना पुरता नहीं है। फाइंड एरर अलग से कोई टॉपिक नहीं, ये सब टॉपिक आप पढ़ते ना तो उसमें फाइंड एरर कवर होता है पूरा, सब टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। और ये जितने भी टॉपिक लिखा है ना मैंने, इस पर कंपलसरी क्वेश्चन आएंगे, एक आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन दिखेगा। और इनको टोटल को पढ़ने के लिए 3 दिन बहुत ज़्यादा है। 3 दिन में, वो भी दिन भर नहीं, 2 घंटे, 2 घंटे 3 दिन पढ़े ना तो पूरा हो जाता आपका, मक्खन जैसा हो जाता। कोई दिक्कत नहीं। डिक्शनरी वर्ड बहुत आसान है, सबको आता ही वैसे भी, कोई दिक्कत नहीं। जब ये कुछ सेकंदों में पहचान में आता, फट 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 फट, कोई मसला नहीं। तो कहने का कुल तात्पर्य मेरा ये है, मकसद ये है कि बच्चों आपको, आप इंग्लिश ग्रामर कर रहे होंगे, इंग्लिश ग्रामर अगर पढ़ रहे होंगे तो ग्रामर पढ़ो। इंग्लिश का ग्रामर आसान है और मार्क्स पक्के आते हैं उसमें से, इतने टॉपिक में से इतने मार्क्स मिलेंगे आपको, और मिलते ही मिलते हैं। और पूछता कंपलसरी पूछेगा इस पे, टॉपिक अवॉइड नहीं कर सकता एग्जामिनर। ठीक है। अब आता सवाल वोकेबलरी का। तो ये नीचे क्लोज टेज और फ्रेज सब्स्टिट्यूशन और सेंटेंस रिकंस्ट्रक्शन का मैं बाद में बताता आपको, उसके पहले यहाँ आते वोकैब पे। इंग्लिश की वोकैब बहुत अनसर्टन है, आप लोग प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि क्या पूछेगा उसमें। कुछ भी पूछ सकता, कुछ भी पूछता भी है। ये प्रेडिक्शन करना थोड़ा टफ है, क्योंकि वोकेबलरी बहुत बड़ी है। तो अगर अभी के जैसे हालात है ना, तो इस पर इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने पहले से पढ़ के रखा होगा, रट के रखा होगा, या हो सकता है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आपको पहले से सब पता है, तो बहुत अच्छी बात है। अभी इसमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ पढ़ना चाहिए सर, छोड़ नहीं सकते, तो क्या कीजिए, ये यहाँ पर ये 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजेस पढ़िए। यहाँ से आपको आंसर, मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी सिनोनिम, एंटोनिम्स, आइडियम्स, स्पेलिंग्स, ये तो इतने अनसर्टन है कि क्या पूछेंगे कुछ नहीं बोल सकते हम लोग, कुछ नहीं बोल सकते। तो ये अगर टाइम है तो ये करो एटलीस्ट, बस इसके अलावा कुछ मत करो। अगर टाइम, क्योंकि टाइम है ही नहीं अभी, ये बहुत अनसर्टन है। ठीक है, उसके पीछे ज़्यादा टाइम मत दो, वहाँ टाइम दो जो आपको ईजिली मिल सकते हैं। मतलब पढ़ रहे और क्वेश्चन दिखाई दे रहे उसमें एग्ज़ाम में, वही पढ़िए पहले। आपकी प्रायोरिटी बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, क्लियरली पता होना चाहिए आपको कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब मराठी ग्रामर की भी वही कहानी है, बट यहाँ पर मराठी ग्रामर में एक खास बात है, मराठी ग्रामर का वोकेबलरी सर्टन है, फिक्स है। अगर एक बार आपने कर लिया ना तो आपको आता ही आता है। तो पहले मैं आपको ग्रामर बता देता इसमें क्या है। तो देखो इतने टॉपिक है ग्रामर के, मैं जूम आउट करके बताता आपको, ज़्यादा नहीं है। मराठी व्याकरण में, मराठी ग्रामर में आपको क्या करेगा, ये इतने टॉपिक है। देखा जाए तो 3 ही टॉपिक है, एक है 2 ही टॉपिक है, एक है संधि और एक है शब्दांचा जाति। उसके बाहर क्वेश्चन नहीं है 2017 में। और अभी जो एग्ज़ाम होंगे IBPS के हिसाब से भी ना, तो पूछेगा ऐसा कुछ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है भी नहीं उसकी, इतना में रिस्ट्रिक्ट रहेगा वो। तो ये जो इतने सारे टॉपिक बढ़ाए ना मैंने, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब शब्दों की जात, उसके ऊपर के है। तो सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ना है वर्णमाला। वर्णमाला पे आपको सवाल 2017 में नहीं था, पर बहुत यूजुअल है, पूछेंगे आपको, बहुत यूजुअल है, बहुत यूजुअल। और संधि समझने के लिए आपको वर्णमाला समझना उतना ही ज़रूरी है। तो वर्णमाला इसलिए इंक्लूड करना है ताकि यूजुअल ही है, पूछता है उस पर, कॉमन क्वेश्चन आते हैं उस पर एकदम। और संधि पढ़ने के लिए भी वर्णमाला ज़रूरी है। तो आपको संधि समझना है तो वर्णमाला समझना पड़ेगा आपको पहले। और वर्ण संधि जो ना मराठी ग्रामर का सबसे टफ टॉपिक है, बट उसमें ख़ास बात क्या है, जिस तरह का संधि टेट 2017 में पूछा था या IBPS पूछेगा, उसमें संधि की 3 ही टाइप पूछता है, मेन सब टाइप में नहीं जाता है उसमें। उसकी स्वर संधि पूछेगा आपको, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि पूछेगा, तो अंदर डिटेल में नहीं जाएगा वो। अगर डिटेल में उसके सब टाइप में गया ना तो पूरा दिमाग ख़राब हो जाता। तो फिर आसान हो जाती है हमारे को संधि पढ़ना, उतना मुश्किल नहीं रह जाती, आसान हो जाती। और उसमें 2 ही पूछता हो, एक तो विग्रह करो या फिर संधि के टाइप पहचानो, 2 ही सवाल पूछते।
तो हो जाता, थोड़ा सा करना पड़ता है इसको, एक एक शब्द में से गुजरना पड़ता है आपको। जितने भी किताब शिंदे सर की किताब बुक में दी, जितने भी शब्द शिंदे सर की बुक में दिए, वो सब आपको एक बार उसमें से गुजरना पड़ता। तो संधि इस तरह कवर होता। शब्दांश जाति, शब्दांश जाति मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला आता नाम। देखो नाम में लिंग और वचन पे क्वेश्चन है, और सबसे ज़्यादा लिंग पे है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पे क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे उसने। और नाम पे भी क्वेश्चन पूछेगा, ये इनबिल्ड है, इसमें से कोई दो राय नहीं कि पूछ लेंगे आपको, तो पढ़ना पड़ेगा आपको। लिंग वचन के आपको उसमें, अब देखिए यहाँ पर लिंग और वचन अगर आप पढ़ रहे ना, तो आपको रटने का नहीं है, उसको रीडिंग कर लो आप। एक रीडिंग करो, दो रीडिंग करो। दो चीज़ें बहुत क्लियर है जो बच्चों को समझना चाहिए। एक रीड कर लेना अलग चीज़ है, और एक रटना, याद रखना परमानेंट के लिए, वो अलग है। तो ये रीड करने वाली बातें हैं, ये आपको ऑप्शन में समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इसको रीड करना रहता है, इसको रटने की ज़रूरत है क्या? नहीं। 2-3 बार रीडिंग मार लेना, दिमाग में आ जाता है, और एग्ज़ाम में भी समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका सर्वनाम। सर्वनाम बहुत ईजी है, जल्दी हो जाता है, कुछ ऐसा बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, और जल्दी होता है। अब विशेषण आ गया आपका। विशेषण पे भी सवाल पूछता है कि विशेषण पहचानिए। वो तो क्रिया विशेषण पे भी पूछेगा, सब पे पूछेगा, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में करना ही है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्रियापद। क्रियापद कोई भी ग्रामर होने दो, क्रियापद फंडामेंटल है। आप क्रियापद के बिना कोई भी किसी भी तरह का ग्रामर या व्याकरण नहीं समझ सकते। अभी क्रियापद में ही अंदर आता काल। तो काल में आपको जब 2017 का पेपर आप एनालिसिस करते ना, तो वहाँ पे आपको दिखता नहीं कि काल पहचानिए बोलता हो, ऐसा कोई सवाल नहीं दिखता। पर आपको शुद्ध और अशुद्ध वाक्य दिखेंगे वहाँ पर। तो शुद्ध और अशुद्ध वाक्य जितने भी पूछा ना उसने 2017 में, वो सब काल के ऊपर है। अगर आपको काल सही पता है, मतलब वो क्या कर रहा है वहाँ पर, जो काल मतलब काड़, मराठी में इसको काड़ बोलते हैं। ये मेरे पास जो कीपैड था वो हिंदी का था, तो ये काल हो गया, वो तो काड़ है। तो काड़ में काड़ में क्या पूछ रहा है? शुद्ध और अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है। या ये नहीं पूछ रहा कि ये काड़ पेशानी है या वो काड़ पेशानी है, शुद्ध और अशुद्ध। अब उसमें क्या कर रहा हो, जो अलग अलग प्रोनाउन है, सर्वनाम है, उनसे लेकर अलग अलग वाक्य बना रहा, और उसमें सही वाक्य क्या है। तो ये शुद्ध और अशुद्ध ना, तो इतना आसान टॉपिक है। पर ये किन के लिए आसान है? मराठी मीडियम वाले बच्चों के लिए। इंग्लिश वालों को उतना, सॉरी, उर्दू मीडियम वाले बच्चों को या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को उतना सेंस नहीं होता इसमें, तो थोड़ा मतलब मुश्किल बिल्कुल नहीं है, सबसे आसान है देखा जाए तो, पर थोड़ा मुश्किल ज़्यादा सेंस आने में। तो ये शुद्ध और अशुद्ध के वाक्य वहीं से पूरे, कहाँ से? काड़ में से। ठीक है, तो ये भी आपको करने हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पर, ये इतने आपको टॉपिक करने हैं, और ये पूरे मार्क्स मिलते हैं। मराठी बहुत इंग्लिश से ज़्यादा श्योर टॉप सब्जेक्ट है। मराठी में मार्क्स ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में ना, मराठी में सर्टन चीज़ें बहुत है, फिक्स है, वही पूछेंगे। अपन इंग्लिश में क्या, किधर से भी क्या लाएगा, कुछ गारंटी ही नहीं किसमें, किसी भी एग्ज़ाम में। तो आप मराठी को छोड़ नहीं सकते। ये जल्द हो सकता है, मराठी मीडियम की है ना, तो थोड़ा दिक्कत जाएंगी, पर 1-2 बार रीडिंग करने में कवर हो जाता। ठीक है, तो आपको ये सब टॉपिक करने हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आप पूरे करना पड़ेंगे आपको, और हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं करना, हो जाते हैं आसानी से। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका ये वोकेबलरी या शब्दार्थ जिसको बोलते हैं। तो शब्दार्थ है ना, तो मराठी का शब्दार्थ है ना फिक्स है। तो मराठी के शब्दार्थ में अगर आप सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, तो किसको? ये दोनों को। इस पर कंपलसरी क्वेश्चन पूछता है, और जितने कोई भी एक किताब उठा लो आप मराठी मीडियम की, उसमें जितने उतने कर लो, आपको क्वेश्चन दिखेंगे उसमें से। तो सबसे पहले ये करो, उसके बाद में आपके आते ही ये सब शुद्ध अशुद्ध शब्द पढ़ लो, ये सब जोड़ शब्द, शुद्ध अशुद्ध, है ना। समानार्थी और विरुद्धार्थी लास्ट में पढ़ो टाइम में के हिसाब से, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लगता है उसको रटने के लिए, और बहुत सारे शब्द हो, तो अब कितने रटना है उसमें भी सिलेक्शन है। मतलब मुझे अंदाज़ा है कि मैं क्लास में बता देता हूँ बच्चों को कि ये करने हैं, ये नहीं करने हैं, क्योंकि एक एक्सपीरियंस के हिसाब से एक समझ आ जाती है कि क्या ज़्यादातर पूछे जाते हैं और क्या नहीं पूछे जाते, तो वो हिसाब से। तो आपको ये रटने पहले, और ये रटने, और समानार्थी विरुद्धार्थी लास्ट में करने हैं, अगर टाइम बच गया तो। नहीं तो उसको टाइम नहीं है तो फिर प्रायोरिटी में नहीं बैठते। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर आप इंग्लिश और मराठी की तैयारी करेंगे, तो इंग्लिश का पूरा ग्रामर पढ़ो। इंग्लिश की वोकेबलरी बहुत अनसर्टन है, पता नहीं कब क्या पूछ लेगा, तो उसको होल्ड पे रखो, उसको करो मत। अगर करना ही है आपको, तो उसमें से सिर्फ आपको क्या करना है, फ्रेजेस करना है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, बस। उसके अलावा करने की अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपकी पढ़ाई हो चुकी है, आपके पास टाइम है, तो देन गो अहेड, ठीक है, वो करना है। वोकेबलरी में ज़्यादा जाना नहीं आपको। वैसे ही मराठी का है, अगर आप एक पल मराठी की वोकेबलरी पढ़ ले तो चलेगा इंग्लिश से, क्योंकि मराठी की वोकेबलरी फिक्स है, पूछता ही है, आते ही है क्वेश्चन में से।
हो सकता है आपको थोड़ी डिफिकल्ट देंगे उर्दू मीडियम वालों को और इंग्लिश मीडियम वालों को, बट पूछता ही है उसमें से सवाल, फिक्स है। वैसे इंग्लिश का नहीं, इंग्लिश का बहुत अनसर्टन है। अब यहाँ पर मैं ये भूल गया आपको बताना, तो देखो ये इंग्लिश में और मराठी में भी पूछ सकता है सेंटेंस रिकन्स्ट्रक्शन। तो सेंटेंस रिकन्स्ट्रक्शन जो है ना, तो ये थोड़ा इसकी ट्रिक होती है समझने की, ये थोड़ा जम्बल कर देते हैं हमारे माइंड में। अगर इसकी ट्रिक पता है ना तो ये आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है इसका। आपको क्या करना पड़ता है, सेंटेंस बराबर मीनिंगफुल पैसेज में बनाना पड़ते हैं। मतलब आप सेंटेंस के ऐसे सीक्वेंस जोड़ो कि जो एक मीनिंगफुल उसमें से मैसेज हो बाहर, वो करो। क्लोज ट्रीज क्या होती है आपको पता है, क्या करता है, पैराग्राफ देता है और उसमें कोई भी शब्द खाली जगह छोड़ देगा ऐसा, और नीचे आपको ऑप्शन में देता वो वाला वर्ड जो खाली छोड़ा है ना, वो यहाँ ऑप्शन में से चूज़ करना पड़ता है कि यहाँ पे कौन सा बैठेगा। तो क्लोज ट्रीज अगेन वोकेबलरी और इंग्लिश का पार्ट है, इसके लिए आप कुछ पढ़ नहीं सकते। आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं अच्छी है। वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन दोनों ही चाहिए यहाँ पर। ये फ्रेज सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, फ्रेजेस है नीचे जो रट रही ना वही है, और कुछ नहीं है। फ्रेजेस पता है तो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, और नहीं पता है तो नहीं करेंगे। तो कल कुल मिला के ये चीज़ें IBPS की खासियत है। IBPS इस पर ही सवाल पूछता है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये कुछ आपका शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश और मराठी के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है, तो ठीक है, उसके हिसाब से तैयारी करो। अब उसके बाद में बाकी टॉपिक कौन से बच्चे जो बता रहे हैं, जो मैं आपको कल बता दूंगा। एक सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, उसके बाद में साइंस, सोशल साइंस, CDP, कंप्यूटर और GK। खैर कल मैं पूरा सब एक साथ बता दूंगा वो सारे टॉपिक को, और मैं वहाँ टॉपिक खैर मैं आपको बता दूंगा कैसा करना क्या नहीं करना, तो आसानी से समझ में आएगा आपको, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप लोगों को नोट्स या फिर रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, मतलब जैसा मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ ना, जैसा हम क्लास में भी समझाता हूँ मैं, तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो हो गए या फिर नोट्स चाहिए, तो जो भी हेल्प चाहिए ना, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है या थंबनेल पे मेरा नंबर है, कॉल कीजिए मुझे, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। बच्चों को थोड़ा भटके उर्दू मीडियम के बच्चे, थोड़ा उनको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, तो प्रॉपर उनके पास मटेरियल रहेगा ना, प्रॉपर स्टडी करेंगे, तो प्लीज़ शेयर करो सब तक। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल मॉर्निंग में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।